हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज आप लोगों ने भी देखा होगा व्लॉग जिसमें उसने माफ़ी मांगी है। और देखिए कितने घंटे हो गए उस वीडियो को डाले हुए। मैं यही सोच रही थी और मैं इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी कि मैं देखती हूँ कितने चैनल बोलते हैं उसको कि अब उसने माफ़ी मांगी है तेरे से। तो जो तूने वीडियोस बनाए, जो उसकी माँ बहन के लिए गंदा बोला, जो तूने गंदे कमेंट रखे, जबकि उसने विनती की थी उन कमेंट को निकालने की, तब भी नहीं निकाले गए। और आगे भी जो लाइव वगैरह कर रही है उनमें सब में गंदे कमेंट लिखे जा रहे हैं। तो फिर उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांग तू, और वो वीडियोस डिलीट कर जो तूने बनाए उसके ऊपर। उसकी माँ और बहन के लिए गंदा बोला, उसके लिए गंदा बोला, उनको डिलीट कर। अब वो सारे चैनल गायब हो गए। अब कहाँ गई वो औरतें जो ये कह रही थी कि तुमने एक महिला, और वो आदमी जो ये कह रहे थे हम जो महिलाओं के हितैषी हैं और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वैसा नहीं कहना चाहिए था। जबकि वो रिएक्शन था, उसको जो गुस्सा दिलाया जा रहा था, जो उसको भरा गया था, जितना उसके अंदर, कितने सारे लाइव उस लड़के ने सहन किए थे, कितनी सारी बातें सुनी थी उसने अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, खुद के लिए। तो उन चीज़ों का वो सारा रिएक्शन निकला उसके अंदर से। उसने सिर्फ एक लाइव किया और उस लाइव के ऊपर इतना ज़्यादा लोगों ने हल्ला मचा दिया। उसके कमेंट बॉक्स में लोग धमकी देने लगे उसे कोर्ट खींच के ले जाने की। उसका नाम लेके फेक आईडी से रेप की धमकी दी गई उस लड़की के चैनल पर जाकर। अब फेक आईडी तो उस लड़की की भी हो सकती है, खुद उसके सपोर्टर की भी हो सकती है। कैसे कह सकते हैं कि इस लड़के ने फेक आईडी बनाकर उसको धमकाया है, रेप की धमकी दी है? तो ये तो नीचता की हद होती है ना। अब यहाँ के चैनल क्यों नहीं खड़े हो रहे कि इस तरह के आरोप कैसे लगा रही है? जो शब्द उसने बोले थे उनका जवाब वही था, वो चाहे वो लड़की होती या लड़का होता। जिस तरह की बात है कि तू एक बाप की औलाद नहीं है, तू मर्द नहीं है, अगर कोई लड़का भी कहता ना तो उसका जवाब वही होता कि आजा, कैमरे के पीछे बैठ के मत बोल, दूसरी जगह पे जाकर मत बोल, मेरे सामने आ, मैं यही यहाँ आकर बताता हूँ मैं मर्द हूँ या नहीं। फिर उस लड़की ने कहा मैंने तो इस वे में कहा ही नहीं था, उसकी गंदी सोच, उसने गंदी सोच के हिसाब से निकाल लिया अपना इसका मतलब। मैंने तो इसलिए कहा था वो बहन का रक्षक होता है मर्द, और पत्नी का रक्षक होता है। तो फिर उसने गंदा मतलब कैसे निकाल लिया लड़की ने कि मुझे रेप की धमकी दे रहा है? ये भी तो एक दिमाग की गंदगी हुई ना। वो एक बात का जवाब दे, एक बात फेंकी तुमने उसके ऊपर, उस बात का जवाब आया। तुम्हारे दिमाग ने कैसे गंदगी सोच ली कि वो रेप की धमकी दे रहा है? वो साधारण वो भी तो कह सकता था कि आजा, मैं यहाँ बताता हूँ तुझे, यहाँ मेरे सामने मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ, मर्द हूँ क्या हूँ। और वास्तव में ही बात, अगर मैं भी इस पे मोबाइल पे बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ अपनी तरफ की बात कर रही हूँ। अगर मैं किसी के मुंह पर जाकर बात करूँगी तो सामने से तुरंत के तुरंत जवाब आएंगे। तो तब जवाब देने में इंसान को थोड़ा सोचना पड़ता है। तो ऐसा ही जवाब आना था, लेकिन लोग भड़काने में बहुत काबिल हैं कि रेप की धमकी दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब देखिए उसने तो माफ़ी मांग ली। अब वो लोग कहें उस चैनल को, ये कहें कि वो सारे वीडियोस डिलीट कर जो उसके ऊपर बनाए गए हैं, जो उस लड़के की से संबंधित तूने वीडियो बनाया वो सब डिलीट कर, और माफ़ी मांगा कर सोशल मीडिया पर। जैसे उसने सोशल मीडिया पर बैठकर माफ़ी मांगी है वैसे ही तुम भी मांगो माफ़ी। क्योंकि आज 21वीं सदी में लड़का और लड़के में कोई भेद नहीं है। जितने अधिकार लड़कों को दिए गए हैं उतने ही लड़कियों को ज़्यादा दिए गए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा दिए गए हैं। तो ये वुमेन कार्ड खेलना बंद कर दें लड़कियां। अगर उस लड़के को परेशान किया है तो उधर से जवाब आया है। और अगर उसने अपना लाइव हाइड किया है, इसलिए किया है क्योंकि उस लाइव की वजह से व्यूज़ उसके पास बहुत आते, मिलियंस में व्यूज़ आते। सही कह रहा था वो। और कमेंट भी फिर गंदे गंदे लिखे जाते, लड़की को भी बुरा बोला जाता, लड़के को भी बुरा बोला जाता उस लाइव में फिर। ठीक है, इसलिए उसने हाइड किए। और इसके जू के त्यों पड़े हैं वो सारे जितने वीडियो उसने बनाए हैं, उनमें बहुत सारे गंदे कमेंट हैं। उनको लोग पढ़ रहे होंगे, कितने लोग पढ़ेंगे? जितना वो वीडियो ज़्यादा दिन तक पड़ा रहेगा उतने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। तो कैसे ही किसी के परिवार की बेइज्जती करा सकती है उन वीडियोज़ को रखकर? तो इसे भी कहा जाए कि ये भी उन वीडियोज़ को डिलीट करे। ऐसे किसी की घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता कि। और वो कमेंट भी जैसी तरह से इसके ऊपर रेप के आरोप के वो फ्रॉड आईडी लगाई है
है ना, वो फ्रॉड आईडी है किसी की जिसने उसको रेप की धमकी दी है। तो इसका नाम कैसे लिख सकती है कि उसने मुझे धमकी दी है? क्या प्रूफ है उस लड़की के पास? कौन ये नहीं कह सकता कि ये खुद उस लड़की की बनाई हुई आईडी है जिस पे उसने खुद ने कमेंट कर लिया अपनी नकली आईडी बनाकर, या उसके सपोर्टर ने कमेंट किया हो। जैसे उस लड़की ने उस लड़के के ऑडियो क्लिप्स दिखाए थे ना सबको, और सच्चाई की देवी बनी थी, देखो मैं कितनी सच्चाई की देवी हूँ, और उस सच्चाई की देवी ने अपनी आवाज़ नहीं सुनाई कहीं भी कि मैंने क्या सवाल किए उससे, मैंने क्या कहा। वो अपने क्लिप्स भी लगाती। अगर वो सच्चाई की देवी होती तो जो लोगों के सामने बड़ा मुंह बनाकर बैठ जाती है ना वो मैडम अपना चैनल पे, वो नहीं करेंगी डिलीट, क्योंकि उन्हें मज़ा आ रहा है। उन्हें इसी से व्यूज़ मिल रहे हैं और इसी से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इसी लड़के की ज़िंदगी के साथ खेल कर। अगर वो उसके लिए ये गंदी चीज़ें ना बोलती ना तो उसे सब्सक्राइबर ना मिलते, उसे व्यूज़ ना मिलते इतने सारे। क्योंकि देख लीजिए जाकर उसके चैनल पर, और औरों के बारे में जिनके बारे में बोला है ना वो सब बहुत कम व्यूज़ हैं उन वीडियोस पर। और इसके लिए जब उसने गंदा बोलना शुरू किया है तो इसको यहाँ की यूट्यूबर ने भी इसके चैनल को प्रमोट कर दिया, और अब उसको मज़ा आने लगा है सिर्फ इसी के ऊपर गंदी बातें बोलकर कि मैंने तो ये जीत गई, मैं तो मेरी जीत हो गई, और ये मैंने ये कर दिया, और मुझे अब रेप की धमकियाँ दे रहा है, मेरे बच्चे के मारने की धमकी दे रहा है। तो वो नकली आइडियाँ खुलवाए। वो नकली आइडिया साइबर क्राइम नाम की भी कोई चीज़ है। जैसे ये इनके लिए सबूत इकट्ठे कर सकती थी, ऑडियो क्लिप के सबूत ले सकती थी, तो वो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है साइबर क्राइम में जाकर इन आईडीज़ को खुलवाना। इतनी शातिर तो है वो, तो वो इन आईडीज़ को खुलवाए और रखे सोशल मीडिया पर कि किसकी आईडी है वो। देखिए बड़ी बहन समझदार है, बड़ी बहन बहुत समझदार है, वो अपने पति के साथ बहुत ढंग से रहती है। उसका पति फिर भी चालाक किस्म का है, चालाक है बहुत, लेकिन छोटी वाली में बिल्कुल अक्ल नहीं है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है। मैं आज इस किस्से को लेकर ना, आज महाभारत का एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। ये लोग सोच रहे हैं ना कि सिर्फ लड़के वालों का ही बुरा होगा इसमें, ऐसा नहीं होता। जब हम कोई कर्म करते हैं ना तो वो कर्म एक बीज के समान होता है, और जब उसका परिणाम निकलता है ना तो वो वृक्ष बनकर दिखाई देता है हमें। बीज के बराबर जो दाना होता है ना वो कर्म होता है, और जब हम उस कर्म का फल देखते हैं ना तो वो वृक्ष बन के हमें दिखाई देता है। तो ये ना सोचे ये परिवार कि सिर्फ लड़के के परिवार को ही सहन करना पड़ेगा, या लड़के का ही कैरियर इफ़ेक्ट होगा उसमें इस लड़की के भाई और जीजाजी का भी कैरियर इफ़ेक्ट होगा। इसके देखिए सोशल मीडिया पर तो उस परिवार को भी नंगा किया गया है, तो ये परिवार भी नहीं बचा। अगर उस परिवार की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की गई तो इस परिवार की भी इज्जत की धज्जियाँ उड़ी हैं, सब ने देखा है आँख खोल कर। फिर भी इनको अकल नहीं आ रही, फिर भी ये नहीं समझ पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं, कि हम ऐसे षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं, हम बाहर वालों को अपने घर के राज क्यों दे रहे हैं जाकर। अपने घर के सगे नहीं हो सकते तुम लोग, तो देश के क्या सगे होगे। ये एक सवाल उठता है दिमाग में कि ये लोग घर के द्रोही हैं, अपने घर के द्रोही हैं। जिस घर की बहू बनकर गई उस घर में जो है विभीषण का काम किया कि उस घर के राज दूसरी जगह जाकर गुले, और फिर देश के लिए तो सोच ही नहीं सकते ऐसे लोगों को, कोई ऐसे लोग देश के सगे हो सकते हैं। अगर ऐसे लोगों को कहीं मौका मिल जाए तो देश को भी बेच के खा जाएं ऐसे लोग। तो मैं बताऊं आपको जो महाभारत के बाद जो किस्सा हुआ था, महाभारत जब हो चुकी सारे सब मारे गए, मतलब जेंट्स जितने भी हसनापुर में जेंट्स थे ज़्यादातर जेंट्स मारे गए, और बची थी बल्कि कृष्ण जी की जो खुद कृष्ण जी के जो यहाँ के दो द्वारका के थे वो भी मारे गए थे, वहाँ भी बहुत कम संख्या में जेंट्स बचे थे। तो जब सारा ये युद्ध ख़त्म हो गया, सब मारे गए, पांडव बचे थे, श्री कृष्ण बचे थे, और बस यही बचे थे, और एक उत्तरा के घर में एक अभिमन्यु का पुत्र था। तो द्रौपदी बहुत दुखी मन से बैठी थी अपने महल में, सुनसान महल में, जहाँ कभी महफिलें जमती थीं, पूरे महल में रौनकें छाई रहती थी, वहाँ द्रौपदी रो रही थी और चुपचाप बैठी थी।
तब श्री कृष्ण द्रौपदी के पास जाते हैं युद्ध के बाद मिलने द्रौपदी से। तो द्रौपदी को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी क्यों रो रही हो, उदास क्यों हो। तो द्रौपदी कहती हैं, रो पड़ती हैं श्री कृष्ण जी को देखकर और बोलती हैं, कृष्ण सखा, मैंने ये सब कब चाहा था। मेरे सारे बच्चे मारे गए, सारे रिश्तेदार मारे गए, काका जो उनके भीष्म पितामह थे, जो जिनसे इतना प्यार करते थे सब लोग, वो मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, सब मारे गए। मैंने ये कब चाहा था सखा। उन्होंने ये पूछा श्री कृष्ण जी से। तो कृष्ण जी ने कहा, अरे द्रौपदी, तुम उदास हो रही हो, रो रही हो, तुमने ही तो चाहा था ये। और तो द्रौपदी चौंक जाती हैं कि मैंने कब चाहा था कृष्ण, मैंने ये सब कब चाहा था। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि याद करो द्रौपदी, जब दुर्योधन के खून से तुमने अपने बाल धोने के लिए अपने केश खोले थे कि मैं दुर्योधन के खून से अपने जब तक केश नहीं धो लूँगी तब तक बांधूंगी नहीं इन्हें, ये प्रतिज्ञा तुमने ही की थी। इसीलिए ये युद्ध हुआ, इसीलिए पांडवों ने उनको मारने की कसम खाई थी। तो द्रौपदी कहती है कि कृष्ण, मैंने तो वो प्रतिज्ञा इसलिए ली थी कि मेरा अपमान हुआ था भरी सभा में, मेरा चीरहरण हुआ था, जुआ में हार गया था मेरा पति मुझे, और मेरे जो ये दुर्योधन है, मेरे देवरों ने, कर्ण ने मुझे जो है अपमानित किया था। इसलिए मैंने वो प्रतिज्ञा की थी कि कर्ण ने मुझे जांग पे बैठने के लिए आमंत्रित किया था और दुशासन ने मेरा चीरहरण किया था, इसलिए मैंने वो प्रतिज्ञा की थी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी, वो ये जुआ क्यों खेला गया, जुआ के लिए षड्यंत्र रच के क्यों बुलाया गया पांचों पांडवों को, ये भी समझती हो ना कि वो षड्यंत्र इसलिए रचा गया कि जब तुम इंद्रप्रस्थ में तुम्हारे यहाँ महायज्ञ हो रहा था, तुमने जब अपना महल बनाया था इंद्रप्रस्थ में जाकर, जब वहाँ महायज्ञ हुआ था, तब ये तुम्हारे देवर, ये सारे तुम्हारे यहाँ के रिश्तेदार हस्तिनापुर के वहाँ गए थे। और दुर्योधन जब तुम्हारे राजभवन में गिर पड़ा था जल को थल समझकर, तो तुम उसके ऊपर हंसी थी और तुमने क्या कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। यदि द्रौपदी तुमने उस समय अपनी जवान पर काबू पाया होता तो ये जो कौरव थे ना, ये षड्यंत्र ही ना करते शकुनी के साथ मिलकर जुआ खेलने की, कि वो जुए के लिए आमंत्रित करते तुम्हारे पति को, और अगर तुम्हारे पति को आमंत्रित ना किया जाता तो फिर ये तुम्हारा चीरहरण भी ना होता, क्योंकि तुमसे बदला लेना था उनको। तुम हंसी थी दुर्योधन के ऊपर अपने राजमहल में बुलाकर, तुम्हें अपनी जवान पर काबू नहीं था, इसलिए ये षड्यंत्र रचकर बुलाया गया उनको, और तब तुम्हारा अपमान करने के लिए तुम्हें यहाँ घसीटा गया राज्यसभा में। ये बात श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बोली। तो ये औरत की जवान जो है ना, ये औरत की जवान, ये बहुत बड़ा भीषण वो ला सकती है हमारे सामने परिणाम, बहुत विभत्स परिणाम ला सकती है। औरत बोलते समय सोचती नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ, इसका परिणाम क्या होगा। अगर वो लड़की ये सोच लेती कि मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं इन्हें तोल लूँ मैं ज़रा, वो बैठती थी लाइव वीडियो के आगे बैठती थी और जो उसके मुंह में आता था वो बोलती थी, चाहे सामने वाले को कितना भी हर्ट हो रहा हो, वो उसको दोबारा सुनती भी नहीं होगी मुझे लग रहा है अपने वीडियोस को। और उसका यहाँ के लोगों ने साथ दिया, यहाँ के लोगों ने उस लड़की का साथ दिया। द्रौपदी की वजह से इतना, द्रौपदी के एक दो शब्दों की वजह से कि अंधे का पुत्र अंधा, इस वजह से इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया था। और वो लड़की तो बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ बोलती है। अगर उस लड़के ने लाइव करके बोला तो उसको गलत ठहराया गया, उसको अपनी बात रखनी ही पड़ी, क्योंकि वो भी काम कर रहा है भाई, सोशल मीडिया पर कमा रहा है, उसकी रोजी रोटी चल रही है, क्यों नहीं कमा सकता, उसको हक नहीं है यूट्यूब पर आकर कमाने का। ये उसके चैनल बंद करवाने की ही सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि ताकि वो परेशान हो जाए और लोगों की नज़रों में बुरा बन जाए, लोग उसको इतनी गालियाँ दें कि वो वीडियोस बनाने बंद कर दे। उसकी रोजी रोटी के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है, छीनने की कोशिश की जा रही है उसकी रोजी रोटी को, और उसको ये इस तरह के चैनल खड़े करके उसके परिवार को बेइज्जत किया जा रहा है। इस लड़की के लिए तो हम कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं मतलब हम समझाते हैं। हमारे वीडियोस देख लो आप जाकर, जो लोग बोलते हैं ना कि उस लड़की के लिए भी तो कहा जाता है,
मैं बोलती हूँ मेरे वीडियोस सब देख लो। और रिएक्शन चैनल भी जो उस लड़की के लिए बोलते हैं, मैंने नहीं देखा उनको गंदा बोलते हुए। हाँ, एक चैनल पर जो लाइव हुआ था उसके लिए उसके पास्ट के बारे में बात हुई थी, और एक दूसरे चैनल पर उसके बहन के पास्ट के बारे में बात हुई थी। तो मैं तो ऐसे लोगों से भी कहूँगी कि किसी के कहने में आकर ऐसे वीडियोज़ ना बनाइए, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। इन लोगों को तो पैसा चाहिए, ये लोग चाह रहे हैं, ये क्या एग्जाम्पल रख रहे हैं, क्या एग्जाम्पल रख रहे हैं समाज के सामने, ये क्या सीख रहा है हमारा समाज इनसे, इन चीज़ों से। मतलब लोगों का ध्यान इन चीज़ों को देखने के लिए ज़्यादा जाता है, अच्छी चीज़ें नहीं देखना पसंद करते लोग। दूसरों के घर में आग लग रही है, वहाँ हाथ सेकने ज़रूर जाएंगे लोग। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि तुम लोगों को जुटाने के लिए किसी के लिए कुछ भी बोलना शुरू कर दो, किसी को इतना हर्ट कर दो कि वो फिर अपना गुस्सा निकाले, फिर उसके ऊपर तुम गंदे आरोप लगाओ। तो ये बहुत गलत बात है। और ये मत सोचिए कि सिर्फ लड़के की फैमिली ही इफ़ेक्ट होगी। अगर कैरियर ख़त्म होगा लड़के का, तो कैरियर इधर के दोनों लड़कों का भी ख़त्म होगा, क्योंकि कानून किसी को नहीं छोड़ता, नपेंगे सब बराबर, ठीक है। और अगर इतनी ही दिक्कत है उस परिवार से, लड़के इसके पास नहीं जाना चाहती, लड़की ने कहा मैं मनदीप कौर नहीं बनना चाहती दूसरा, तो शांति से अलग हो जाओ, शांति से, बिल्कुल शांति से अलग हो जाओ। सोशल मीडिया पर रहिए, तमाशा मत करो, मत लड़के की फैमिली को वो करो कि लड़की की फैमिली को इतना नीचा दिखाओ, और मत अपनी फैमिली को नीचा देखने दो। आप लोग अपनी सारी चीज़ें रखते हो ना यूट्यूब पर आकर, आपको पैसा चाहिए, उससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, लोग जुड़ते हैं आपसे। हम कोई पिक्चर देख रहे होते हैं ना, पिक्चर में भी हम जब देखते हैं किसी की सास को बुरा करते हुए, किसी के कि ये विलन है, वो वैम्प है, हम ये सब देखते हैं ना, बना देती हैं ना हमारी सब चीज़ें। वहाँ तो सिर्फ 3 घंटे की पिक्चर होती है, इन्होंने तो पता नहीं कितने सालों की पिक्चर बना के रख रखी है कि कितने सारे एपिसोड दिखाएंगे ये। और इनकी ज़िंदगी में आग लगी हुई है, उससे कमा के खा रहे हैं ये लोग, इनका जीवन खराब हो रहा है, उससे कमा के खा रहे हैं ये लोग, और समाज को गलत शिक्षा दे रहे हैं। और पता नहीं कितने घर टूटेंगे इन चीज़ों को देखकर, कितनी लड़कियां अपने घरों पर जो है कीचड़ उछालना सीखेंगी, कि लड़के वालों को इस तरह से फंसाओ, षड्यंत्र रचना सीखेंगी, क्योंकि ये रियलिटी देख रहे हैं यहाँ लोग, ये पिक्चर नहीं है। पिक्चर में भी बता दिया जाता है कि सब चीज़ काल्पनिक है, यहाँ कुछ काल्पनिक नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ सब रियल है, सब रियल दिखाई दे रहा है। तो माफ़ कर दो, इस समाज को भी बख्श दो, और बख्श दो खुद के परिवारों को भी, ये गंदगी फैलाना बंद कर दो।